हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पहले चैप्टर में दोस्तों रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। ये एक बेसिक चैप्टर है, उसमें बेसिक पॉइंट्स दिए हैं जो आगे चल के हम अलग अलग रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में यूज़ करेंगे, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर में यूज़ करेंगे। सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बेसिकली उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है दोस्तों रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यस स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी स्पीसीज को, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझो दोस्तों, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी संतान को पैदा करना, बस दैट्स इट। सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, राइट। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे आगे बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको बता देते हैं। रिप्रोडक्शन, नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is biological process in which ये दोस्तों ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर in which an organism give rise to young ones, in an organism give rise to sorry, give rise to young ones। दोस्तों इस यंग वन को आप ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो। ऑफस्प्रिंग यानी नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ध्यान रखना, अब इसमें आपको ये एक चीज़ और ऐड करना है दोस्तों, गिव राइज टू यंग वंस, यानी एक रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी यस स्टूडेंट्स, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई मैंगो ट्री है तो मैंगो का ट्री मैंगो ही प्रोड्यूस करेगा। हाथी अगर है तो हाथी का बच्चा ही प्रोड्यूस करेगा। हाथी का बच्चा मैंगो ट्री प्रोड्यूस नहीं करता, मैंगो ट्री हाथी को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिमिलर टू इटसेल्फ यानी खुद के जैसा, सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू itself, right? So this is the definition of reproduction। दोस्तों ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों, अगर हम बात करें फंडामेंटल, रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट रिप्रोडक्शन है। क्यों फंडामेंटल एट्रीब्यूट रिप्रोडक्शन है? क्योंकि दोस्तों अगर रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा तो कुछ समय बाद उसकी स्पीसीज जो होती है वो एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ वन ऑफ द, इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं, it is one of the fundamental attribute, it is one of the fundamental attribute of living organisms। तो ये living organism का fundamental attribute है, fundamental attribute of living organism। दोस्तों ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट है। फंडामेंटल एट्रीब्यूट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं करता तो उसकी स्पीसीज कुछ समय बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें, अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझें रिप्रोडक्शन की, तो ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसेंशियल भी है
और स्पीसीज़ के लिए, स्पीसीज़ के मेंटेनेंस के लिए इसेंशियल भी है और सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल और मेंटेनेंस दोनों के लिए इसेंशियल है। तो अगर किसी स्पीसीज़ को सर्वाइव करना है या फिर उसको स्पीसीज़ को मेंटेन करके रखना है तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं कि इट इज़ ध्यान रखना दो चीज़ों के लिए, सर्वाइवल के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी। इट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। इट इज़ essential फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज़। दोस्तों किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कुछ समय बाद उसकी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, राइट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और दोस्तों, जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें एक गैमेट दूसरे गैमेट जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन भी होता है, यानी कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जब कोई ऑफस्प्रिंग यानी घर में का जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसकी आँख मम्मी के ऊपर गई है, इसका नोज़ पापा के ऊपर गया है। दैट मीन्स व्हाट, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और वो होंगे किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दोस्तों याद रखना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। या स्टूडेंट्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। सो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। ये 4 के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ, एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करता है, यानी कि जन्म देता है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों रिप्रोडक्शन ही फंडामेंटल एट्रीब्यूट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। रिप्रोडक्शन दोस्तों सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए, किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन ही इसेंशियल यानी ज़रूरी है। और लास्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर हमें कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करना है तो रिप्रोडक्शन ही रोल प्ले करता है। सो ये 4 पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आता है लाइफ स्पैन। देखो एक चीज़ मैं आपको दोस्तों यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को वैसे हम बेसिकली 2 पार्ट में करके स्टडी करेंगे। जूलॉजी वाला पार्ट को अलग स्टडी करेंगे, बॉटनी वाले पार्ट को अलग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अभी हम बॉटनी वाले पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, जूलॉजी वाले पार्ट को हम जूलॉजी वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जूलॉजी वाले सेक्शन का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे समराइज हो जाए। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, हमने रिप्रोडक्शन बता दिया आपको एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ स्पैन। एग्जैक्टली लाइफ स्पैन क्या होती है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाइफ स्पैन के बारे में भी आपको अच्छे से लिखा दूंगा। लाइफ स्पैन क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है, बर्थ से लेके उसकी डेथ ध्यान रखना ये डेथ नेचुरल होनी चाहिए दोस्तों। सो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है दैट पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन सिंपल सा मतलब समझिए, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच की जो समय होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। दोस्तों ये लाइफ स्पैन जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, किसी का लाइफ स्पैन कम होता है और किसी का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। तो हम पहले इसको रब करते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाते चलते हैं। सो दोस्तों लाइफ स्पैन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपको मैं समझाऊंगा अभी लाइफ स्पैन। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, वो लाइफ स्पैन आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो लाइफ स्पैन एज इट इज़ एग्जाम में ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों लाइफ स्पैन के बारे में। तो लाइफ स्पैन क्या होता है एग्जैक्टली, बर्थ टू नेचुरल डेथ।
सो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है दोस्तों, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यस स्टूडेंट्स, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसी पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अगर हम इस लाइफ स्पैन को थोड़ा सा मैं और इसमें एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। लाइफ स्पैन, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन स्टार्ट होता है वो बर्थ से स्टार्ट होता है। सो बर्थ के बाद आती है इसमें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फिर उसमें आती है एजिंग या फिर सेनेसेंस, और फिर फाइनली हो जाती है डेथ। सो ऑर्गेनिज्म, देखो ध्यान से दोस्तों लाइफ स्पैन एग्जैक्टली अगर हम लाइफ स्पैन को देखो तो बर्थ से स्टार्ट होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले बर्थ होगा। बर्थ होने के बाद दोस्तों वो ग्रोइंग फेज में जाएगा, उसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाएगी, उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव के बाद कुछ समय बाद उसमें एजिंग आ, दोस्तों अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें एजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, और प्लांट्स की बात करें तो हम सेनेसेंस यूज करते हैं। एजिंग आएगा और उसके बाद एक फेज आएगी जिसमें डेथ हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ से बर्थ से लेके नेचुरल डेथ यहाँ तक के पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं मे फ्लाई को वन डे इंसेक्ट भी कहते हैं। वन डे इंसेक्ट। वाई इट इज़ नोन एज वन डे इंसेक्ट, क्योंकि दोस्तों मे फ्लाई जो होता है इसका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का होता है। मे फ्लाई का लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ एक दिन का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मे फ्लाई आज के दिन अगर पैदा होती है, जैसे आज के दिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के दिन अगर ये मे फ्लाई पैदा होती है, मान लीजिए 15 सितंबर को अगर ये मे फ्लाई उसका बर्थ होता है, तो उसी 15 सितंबर को ही जुवेनाइल फेज भी आएगी। जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज भी आएगी। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एजिंग भी होगा और डेथ भी हो जाएगी 16 सितंबर को। यानी 24 आवर्स के अंदर ये मे फ्लाई बर्थ भी होगा, जुवेनाइल फेज भी आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज भी आएगी, रिप्रोड्यूस भी करेगी, उसके अंदर एजिंग सेनेसेंस भी आएगा और फाइनली डेथ भी हो जाएगी। यानी एक दिन के अंदर इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम इसको वन डे इंसेक्ट कहते हैं। राइट, एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे पीपल ट्री की बात करें तो दोस्तों पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है तो 2000 से लेके 2500 ईयर्स के आसपास होता है। 2000 ईयर से लेके 2005 ईयर ये होता है पीपल ट्री का लाइफ स्पैन। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन और आता है दोस्तों, आप ये बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखिएगा कि लाइफ स्पैन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज़ से रिलेटेड होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज़ से रिलेटेड नहीं होता, ना ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड होता है। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें दोस्तों, तो लाइफ स्पैन ना तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आपने कौवा भी देखा होगा, क्रो, और आप पैरट भी देखे होंगे। क्रो और पैरट दोनों, अगर हम दोनों की बात करें दोस्तों, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज में होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। दोनों के पास फीदर्स होते हैं, दोनों उड़ते हैं, दोनों पक्षी ही हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम इनकी बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है और इनका साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आप इसके लाइफ स्पैन की बात करोगे तो दोस्तों लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का जो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम क्रो की बात करें दोस्तों, तो क्रो जो होता है उसका लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है, और अगर हम पैरट की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है। तो 15 ईयर्स कहाँ है, 140 ईयर्स कहाँ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी साइज
और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड लाइफ स्पैन नहीं होता। वेल स्टूडेंट, फिर हम उसको उस पॉइंट्स को लिख लेते हैं। वो पॉइंट ये है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ होती है या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लाइफ स्पैन उससे रिलेटेड नहीं होता। सो लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो उसके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड नहीं होती, नॉट कोरिलेटेड, राइट। दोस्तों अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे हम एग्जांपल्स देकर आपको समझाते हैं। टोटल 4 एग्जांपल्स हैं। अगर हम पहले बात करें क्रो और दूसरा हम बात करें पैरट की, तो दोस्तों जो क्रो होता है इसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के आसपास होता है, और इसकी अब पैरट की बात करें तो 140 ईयर्स। ये 15 ईयर्स होता है और ये 140 ईयर्स। अगर एक एग्जांपल्स में और आता है दोस्तों मैंगो ट्री और पीपल के पेड़ का। अगर हम मैंगो ट्री की बात करें, मैंगो ट्री, दोस्तों जो मैंगो ट्री होता है वो 200 ईयर्स के आसपास इसका लाइफ स्पैन होता है। और अगर हम बात करें पीपल के ट्री का, तो पीपल का जो पेड़ होता है स्टूडेंट्स, उसका लाइफ स्पैन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 2000 ईयर से लेके 2500 ईयर के आसपास होता है। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे इन दोनों का भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है और इन दोनों का भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो दोस्तों लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एक ह्यूज डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम आपको कुछ बेसिक्स बताते हैं। रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर होते हैं, उसको हम आपको समझाते हैं कि एग्जैक्टली वो बेसिक फीचर हैं क्या। तो कुछ रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहे हैं ऑलमोस्ट ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। खास करके ये जो अभी हमने लास्ट पॉइंट लिखा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उसके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से कोरिलेटेड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एनसीईआरटी में गिवन है, सो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दोस्तों अब हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसका नाम है बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कुछ बेसिक फीचर हम आपको बताने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर हैं जो आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर, सबसे पहला बेसिक फीचर है दोस्तों सेल डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, बेसिक फीचर है डीएनए का रेप्लिकेशन। स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट्स करके लिखते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 8वां चैप्टर है, 9वां बायोमोलिक्यूल्स, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 10th चैप्टर में हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, 10th वाला चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन। जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन आप पढ़ोगे दोस्तों, तो वहाँ पे जब सेल डिवाइड करती है, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसमें बेसिकली रेप्लिकेशन, डीएनए न्यूक्लियस को भी डबल होगा एंड जेनेटिक मटेरियल को भी डबल होना है, और जेनेटिक मटेरियल डबल होने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो बेसिक फीचर है वो क्या होगा दोस्तों, डीएनए का रेप्लिकेशन, राइट। उसके बाद दोस्तों सेल, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा फिर सेल का डिवीजन होगा, फिर सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यानी सेकंड इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है सेल का डिवीजन। सेल डिवाइड होगी दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, डॉटर सेल में हमें डॉटर सेल में डीएनए को जाना है, तो यहाँ पे अब सेल का डिवीजन होगा। जब सेल का डिवीजन होगा दोस्तों तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। अब जो डॉटर सेल्स बनेंगी, ग्रोथ ऑफ सेल का सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, सॉरी जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसकी ग्रोथ होगी। सो ग्रोथ ऑफ ध्यान रखना दोस्तों, मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल का डिवीजन, और तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ ग्रोथ ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म।
आपको याद होगा दोस्तों प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हाइलोप्लाज्म क्या होता है, ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है। अगर क्लास 11th वाले लेक्चर्स आप स्टडी किए थे तो उसमें हमने प्रोटोप्लाज्म भी बताया था। और ध्यान रखना प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो अब सेल की ग्रोथ होगी, यानी सेल की प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा, राइट। उसके बाद दोस्तों इसके ग्रोथ होने के बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। दोस्तों ये रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है। अगर हम दोस्तों रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की अगर हम बेसिकली बात करें, गैमेट्स ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर हम गैमेट्स की बात करें, स्पर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर हम प्लांट्स में बात करें दोस्तों तो प्लांट्स में स्पोर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। यानी अब हमें यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सेल की जब प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है दोस्तों जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो यही गैमेट्स आगे जाके नया इंडिविजुअल्स बनाएंगे, यही इसी रिप्रोडक्टिव यूनिट से नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, यस स्टूडेंट्स, ये 5 इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन के जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो दोस्तों सबसे पहला हमने बताया था डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो सेल डिवाइड करेगी, फिर सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रोथ करेगा, फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी और वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम दैट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो यहाँ तक दोस्तों हमने आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स बता दिए। अब दोस्तों बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन है, इसी रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब बेसिकली हम इन 2 पार्ट में से सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, तो दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता, क्या इसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्शन आपको बताया, रिप्रोडक्शन हमने ये बताया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, राइट। उसी रिप्रोडक्शन से अब हम रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, उन्हीं 2 टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल भी कहते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, या तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे होते हैं उस टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, यानी उसके पास मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल भी होगा, राइट। दूसरे इंपॉर्टेंट बात करें, इसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं दोस्तों और गैमेट्स नहीं भी बन सकते। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होता है इसमें, लेकिन गैमेट्स का फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा लेकिन गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा। तो गैमेट्स दोस्तों बन भी सकते हैं, गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं। ये एक सिंपल होता है दोस्तों, इसका प्रोसेस एक सिंपल होता है, और अगर किसी चीज़ का प्रोसेस सिंपल है तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन फास्टर होगा, राइट। सो एक एक करके लिखते चलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, यानी ये यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल। यस स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों, हमने आपको बताया एसेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। तो गैमेट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म, गैमेट मे और
मे नॉट बी फॉर्म्ड। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं और गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, गैमेट बनेंगे तो चलेगा, गैमेट्स बन तो सकते हैं लेकिन इस गैमेट्स का कभी फ्यूज़न नहीं होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, गैमेटिक फ्यूज़न नेवर अकर्स। गैमेटिक फ्यूज़न नेवर अकर्स। हाँ स्टूडेंट्स, गैमेटिक फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा, गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा। गैमेट्स बन तो सकते हैं लेकिन गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हम दोस्तों बात करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपल प्रोसेस होता है और फास्टर होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सिंपल प्रोसेस एंड फास्टर रिप्रोडक्शन। सिंपल प्रोसेस एंड फास्टर रिप्रोडक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, इसका प्रोसेस जो होता है वो सिंपल होता है लेकिन ये फास्टर टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, यानी कम टाइम में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें मियोसिस नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है इसलिए मियोसिस नहीं होती, और मियोसिस नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसमें वेरिएशंस भी नहीं होगा। तो नो मियोसिस, नो मियोसिस स्टूडेंट्स में मियोसिस नहीं होगी, और अगर मियोसिस नहीं होगी तो वेरिएशंस भी नहीं होंगे। सो नो वेरिएशन अकर्स। अब स्टूडेंट्स आप बताओ, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या इनका रोल इवोल्यूशन में होगा? नहीं होगा दोस्तों। सो नो रोल इन इवोल्यूशन, नो रोल इन इवोल्यूशन। हाँ स्टूडेंट्स, इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, यानी कि ये इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस ही नहीं हो रही है, और मियोसिस नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे तो ये ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं। इसीलिए इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, कहा जाता है इनमें फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स होते हैं, यानी इसमें क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं दोस्तों? क्लोन्स वो होते हैं जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स के सेम होते हैं। इसीलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऐड कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। इसमें दोस्तों क्लोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोन। अब हम आपको बता देते हैं एग्जैक्टली क्लोन होते क्या हैं। क्लोन क्या होते हैं दोस्तों? ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट के। सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। हाँ स्टूडेंट्स, ये अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, सेम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लगे हाथ हम आप दोस्तों ये भी बता देते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता कहाँ है, यानी इनका अकरेंस क्या है। तो हम आपको इनके अकरेंस के बारे में बता देते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कहाँ होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो दोस्तों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्या इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है? यस स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं नो गैमेट्स का फॉर्मेशन और नो फ्यूज़न। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो सकता है, इसमें फ्यूज़न नहीं होगा, दैट इज़ करेक्ट, बट गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली इनका अकरेंस क्या है। तो दोस्तों अकरेंस यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अकरेंस की बात करें दोस्तों, तो आपने अगर आप किंगडम में देखोगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन सिंगल सेल
ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में दोस्तों मोनेरा आते हैं और प्रोटिस्टा आते हैं। मोनेरा की बात करें दोस्तों तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो मोनेरा में दोस्तों बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अलावा दोस्तों अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सभी चीज़ें चाहे अमीबा हो चाहे पैरामीशियम हो, चाहे यूग्लिना हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल्स हैं, हमने आपको यहाँ पे इतने एग्जांपल्स बता दिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अकरेंस ये था यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरा अगर हम दोस्तों बात करें प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वहाँ पे भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यानी प्लांट्स एंड एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स एंड एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है वहाँ पे भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, राइट। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एग्जांपल की बात करें तो सिंपल, एक चीज़ ध्यान रखना, सिंपल बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों प्लांट की बात करें तो एल्गी, फंजाई, ये एल्गी हो गया, फंजाई हो गए, ये तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें दोस्तों, स्पॉन्जेस जो होते हैं या फिर हाइड्रा, स्पॉन्जेस या फिर हाइड्रा, ये जो होते हैं सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स से एग्जांपल लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के एग्जांपल लिख दिए। सो ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। यानी हमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स और एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों जो हायर प्लांट्स होते हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स, यस एग्जैक्टली, हायर प्लांट्स की बात करते हैं दोस्तों। हायर प्लांट्स में अगर हम देखें, हायर प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is known as vegetative propagation, तो दोस्तों ये हमने आपको अकरेंस के बारे में बता दिया कि यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। मैंने मोनेरा और प्रोटिस्टा का एग्जांपल दिया दोस्तों। मोनेरा जो होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अगर हम मोनेरा की बात करें दोस्तों तो उसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर हम मोनेरा के अलावा चलते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा। ध्यान रखना मोनोसिस्टिस भी आता है, आप मोनोसिस्टिस को भी लिख सकते हो। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले की बात करें तो एल्गी, फंजाई, स्पॉन्जेस और हाइड्रा आ जाते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और हायर प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया, बेसिक फीचर रिप्रोडक्शन क्या होते हैं हमने वो बता दिया, फिर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने आपको अकरेंस बताई कि एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब दोस्तों ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम उसका एक चार्ट बना लेते हैं, उसके बारे में डिटेल तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो चार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप्स आएंगे जो कि जूलॉजी वाले सेक्शंस के हैं और कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो बॉटनी वाले सेक्शंस हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं
एसेक्सुअल टाइप्स के एसेक्सुअल टाइप के जो रिप्रोडक्शन उनको डिटेल में उनके बारे में स्टडी करेंगे जो यहाँ पे जूलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं, राइट। सो दोनों लिखेंगे, हम आपको सभी बताएंगे आपको कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन बेसिकली आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बॉटनी वाले सेक्शन को लेंगे, जूलॉजी वाले सेक्शन को जूलॉजी वाले पार्ट में लिया जाएगा, राइट। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली इस टाइप में हम एक एक टाइप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ कि बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहला अगर टाइप हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो दोस्तों वो होता है फिजन। सबसे पहला होता है फिजन। ध्यान रखना दोस्तों, फिजन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, फ्यूजन और फिजन दोनों अलग अलग हैं। फिजन और फ्यूजन दोनों अलग अलग है। अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। अगर पेरेंट बॉडी दो इक्वल पार्ट में टूट जाती है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन हो सकता है, बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है। दोस्तों बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है और एक प्लाज्मोटोमी भी होता है। मल्टी सेलर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड वाले जो होते हैं उसके अंदर प्लाज्मोटोमी देखने को मिलता है, प्लाज्मोटोमी। तो ये इन तीनों के बारे में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट और लेआउट बना दे रहा हूँ। दूसरा होता है दोस्तों बडिंग। अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग दोस्तों दो तरह की होती है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्चुअली दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। बड का फॉर्मेशन होता है पेरेंट बॉडी में, बड का फॉर्मेशन होता है एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग में बड बाहर की तरफ बनती है और एंडोजीनस बडिंग में बड अंदर की तरफ बनती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों फ्रैगमेंटेशन की बात करें, फ्रैगमेंटेशन। अगर हम इस फ्रैगमेंटेशन के बारे में देखते हैं दोस्तों तो फ्रैगमेंटेशन में बॉडी, अगर बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है तो वो फिर से नया रीजनरेट हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे हमने प्लानेरिया और स्पायरोगायरा वगैरह में देखा है। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। दोस्तों एक और होता है, इसको हम रीजनरेशन भी कहते हैं। ये रीजनरेशन एग्जैक्टली फ्रैगमेंटेशन की तरह ही होता है, लेकिन रीजनरेशन दोस्तों एक्सीडेंटली होता है। एक्सीडेंटली अगर पेरेंट्स का बॉडी पार्ट टूट जाए एक्सीडेंटली तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और इसको हम स्टार फिश में देख सकते हैं। दोस्तों ये रीजनरेशन जो होता है हमें स्टार फिश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम अगले टाइप की बात करें तो स्पोरुलेशन। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है स्पोरुलेशन। दोस्तों ये स्पोरुलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोरुलेशन हमने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स जो होते हैं डिपेंड करता है एल्गी है या फिर फंजाई है, उसके बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक कोनिडिया और दूसरा जू स्पोर्स। तो इसमें हमें दो चीज़ें स्टडी करनी है, एक कोनिडिया, दूसरा जू स्पोर्स, राइट। तो ये हमने आपको बता दिए बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड 6। दोस्तों और भी है इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। एक आपने नाम सुना होगा पार्थिनोजेनेसिस, तो एक और इम्पॉर्टेंट हम यहीं पे आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस यस स्टूडेंट्स, पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। पार्थिनोजेनेसिस आपको जानते हो अनफर्टिलाइज एग जो होता है, अनफर्टिलाइज एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो अनफर्टिलाइज एग से अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। एक और लास्ट आपको बताते हैं, आप इसी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कहाँ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन। तो ये एक और टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमने कहा था दोस्तों आपको हायर प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस हायर प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप है, जैसे फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, जो भी जूलॉजी सेक्शन में आएंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट रहता है, आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, आपको कुछ डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट हो। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए